अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको स्किनर का कोई भी वीडियो, किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अध्यायवार से सॉल्व करते रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। बीएफ स्किनर दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है और वह एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बहुत डिटेल से आज पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने दोस्तों अपना प्रयोग कबूतर पे भी किया और चूहे पर भी किया। तो यहाँ पे कबूतर का प्रयोग आपके सामने दिखाया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं और इन्हीं कबूतर के प्रयोग से ही हम सारे के सारे इनके नियम को याद रख लेंगे। हम रटेंगे नहीं, हम इस चित्र को और इसके प्रयोग को समझ लेंगे और उसी प्रयोग से इनके सारे के सारे नियम हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखिए, उसके बाद सारा का सारा आपको एकदम आसान लगेगा। देखिए, यहाँ पे एक कबूतर है और यह एक पजल बॉक्स में क्या है, बंद है। इसके सामने कहीं पर भी उद्दीपक दिखाई दे रहा है आपको? कहीं कोई भी उद्दीपक नहीं है, उद्दीपक नाम का चीज ही नहीं है। इसको यहाँ पे रख दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नीचे ग्रिड लगा दिया गया है, बिजली का ग्रिड लगा दिया गया है जिससे करंट लगेगा। ठीक है, अब कबूतर आराम से इस पिंजड़े में इस पजल बॉक्स में आराम से बैठी है। अब जब इसे धीरे 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 भूख लगती है, मान लीजिए आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में आपको अकेले बंद कर दिया जाए, तो जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक आप कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको भूख लगेगी आप सोचेंगे कि कैसे हम इस कमरे से बाहर जाएं। तो वैसे ही कबूतर भी ज्यों इसको भूख लग रही है, ज्यों कबूतर भूखी हो रही है, त्यों यह मारना शुरू कर दे रही है अपना चोंच कि मुझे यहां से चाहे जैसे बाहर निकलना है। अब देखिए, अब यह चोंच मारते 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 जब लाल वाले पे चोंच मार रही है तो इसमें से उसको लग जा रहा है दोस्तों, करंट लग जा रहा है। एकदम उसका एकदम सोच रही कि ये क्या हो जा रहा है। तो लाल वाले पे जैसे ही वह मार रही है चोंच, वैसे ही उसको करंट लग जा रहा है। और फिर चोंच मारते मारते जैसे ही हरे वाले पे करंट मार रही है, हरे वाले पे चोंच मार रही है, तो यहां बाहर से एक भोजन की गोली इस की के माध्यम से होपर में आके क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है और इसे कबूतर क्या कर रही है, खा ले रही है। अब ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से आप समझेंगे कि यह जो कबूतर है पहले क्या कर रही है, पहले कर रही है यह अनुक्रिया। पहले क्या कर रही है, पहले ये कर रही है अनुक्रिया, यानी पहले यह चोंच मार रही है। जब यह चोंच मार रही है तो जब गलत जगह चोंच मार रही है तो इसे करंट लग रहा है, और जब सही जगह जो है चोंच मार रही है तो यहां से एक भोजन की गोली यहां होपर में आके गिर जा रही है और यह भोजन को क्या कर ले रही है, खा ले रही है। और भोजन को मनोविज्ञान में हम लोग जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जिस चीज की सबसे ज्यादा कबूतर को आवश्यकता है, अर्थात भोजन की गोली को मनोविज्ञान में हम लोग दोस्तों कहते हैं उद्दीपक। क्या कहते हैं, उद्दीपक। यानी कि पहले कबूतर कर रही है क्या, अनुक्रिया, तब प्राप्त हो रहा है उसे क्या, उद्दीपक। अर्थात इनके सिद्धांत में पहले आएगा अनुक्रिया और बाद में क्या आएगा, उद्दीपक आएगा। क्यों, क्योंकि पहले कबूतर क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है, तभी हमें यानी कबूतर को उद्दीपक की प्राप्ति हो रही है। आशा करता हूं कि इनके सिद्धांत को समझाने में आपको सफल रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो बल दिया अपना, इन्होंने सबसे ज्यादा दोस्तों बल दिया है, किस पे दिया है, तो पहला है क्रिया या अनुक्रिया पर। तो हमने अभी बताया कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे दोस्तों हो रहा है अनुक्रिया। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुक्रिया हो रहा है, अर्थात पहले हो रहा है क्रिया
और उसके बाद जो है उद्दीपक क्या हो रहा है, उद्दीपक यानी भोजन की गोली जो है इस कबूतर के होपर में जाके क्या हो रही है, गिर जा रही है। तो सबसे ज्यादा बल इन्होंने किस पे दिया है, अनुक्रिया पर दिया है। इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अनुक्रिया के अलावा इन्होंने सक्रिय व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर पर भी जोर दिया है। अब ये सक्रिय व्यवहार क्या होता है, सक्रिय व्यवहार क्या होता है दोस्तों, जब बिना उद्दीपक के आप कोई अनुक्रिया करते हैं, आपको उसी कमरे में बंद कर दिया जाए और जब आपको भूख लगे तो आप पहले तो इधर उधर खोज रहे हैं लेकिन कोई भोजन नहीं मिल रहा है तो दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी अभी बाहर भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहर उद्दीपक है कि नहीं है वो तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, अनुक्रिया। जब बिना किसी उद्दीपक के अनुक्रिया किया जाए तो उसे सक्रिय व्यवहार कहते हैं। जैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी वैकेंसी बाद में आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, वो सब आपको पता नहीं है, यानी बिना उद्दीपक के आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसी को कहते हैं सक्रिय व्यवहार। और जो सक्रिय रहता है वो भोजन की गोली पाता है, अर्थात उद्दीपक पाता है, अर्थात नौकरी एक दिन पा जाएगा। अगला देखिए, पुनर्बलन पर भी इन्होंने जोर दिया। तो दोस्तों पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, पुनर्बलन का मतलब होता है पुनः बल प्रदान करना, यानी अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि। जैसे कोई बच्चा आपके प्रश्न का जवाब सही दे दिया तो आप कहते हैं शाबाश बेटा, तो शाबाश बेटा ही पुनर्बलन है, उससे बच्चा मोटिवेट होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय व्यवहार करता है। अर्थात बीएफ स्किनर ने क्रिया पर, सक्रिय व्यवहार पर और पुनर्बलन पर क्या किया है, जोर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों देखिए, हमने आपको शुरू में ही बता दिया इसका एक ट्रिक, और ट्रिक में मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, ट्रिक में मैंने बता दिया कि सबसे पहले यहाँ पे कबूतर क्या कर रही है, सबसे पहले कर रही है अनुक्रिया। सबसे पहले दोस्तों क्या कर रही है, सबसे पहले कर रही है अनुक्रिया। अनुक्रिया अगर पहले कर रही है तो स्किनर में अनुक्रिया कोई भी सिद्धांत इनका हो, पहले अनुक्रिया जरूर आएगा। अनुक्रिया आए चाहे अनुक्रिया से मिलता जुलता कोई शब्द आ जाए, जैसे अनुक्रिया आ जाए, क्रिया आ जाए, कार्य आ जाए, ठीक, मतलब अनुक्रिया से मिलता जुलता आएगा। अभी आप धीरे धीरे देखेंगे। बस याद रखिएगा कि बीएफ स्किनर में अनुक्रिया सारे सिद्धांत में पहले आएगा जरूर। तो पहला सिद्धांत इनका दोस्तों क्या है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। देखिए पहले क्या आया, पहले आया अनुक्रिया। तुरंत आंख मूंद के जान जाएंगे किसका है, स्किनर का। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं कि अनुक्रिया का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर जब पहले अनुक्रिया करता है तो उसे उद्दीपक की प्राप्ति जरूर होती है। अर्थात अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। दूसरा देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए क्रिया को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया, क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, अनुक्रिया। प्रसूत को दोस्तों हम स्टिमुलस कहते हैं, और स्टिमुलस को हम कहते हैं उद्दीपक। क्या कहते हैं, उद्दीपक। तो पीछे जो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत आपने पढ़ा है वही सेम चीज, बस नाम चेंज करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ध्यान से आप सुनेंगे कि क्रिया प्रसूत क्या होता है। दोस्तों क्रिया प्रसूत क्या होता है, देखिए इसी क्रिया प्रसूत को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेंट का मतलब सक्रिय व्यवहार, और कंडीशनिंग का मतलब होता है संबंध, और सक्रिय व्यवहार का मतलब होता है जब बिना किसी उद्दीपक के आप अनुक्रिया करें। कबूतर बिना किसी भोजन वोजन उसको नहीं दिखाई दे रहा था, तब भी वह क्या कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी, तो उसी को तो क्रिया प्रसूत कहते हैं। क्रिया प्रसूत का मतलब बिना उद्दीपक के सक्रिय रहना, बिना उद्दीपक के सक्रिय रहना ही क्रिया प्रसूत कहलाता है। दोस्तों कभी भी पूछा क्रिया प्रसूत किसे कहते हैं, तो जब आप बिना उद्दीपक के
बिना प्रत्यक्ष रूप से उद्दीपक के आप जब क्या करते हैं, आप जब अनुक्रिया करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को क्रिया प्रसूत कहते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वह चिल्लाने लगा, उसको जो भूख लगी वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, जबकि उसे पता नहीं है कि दूध कहाँ है, मम्मी कहाँ है, उद्दीपक कहाँ है, उसको पता नहीं है, लेकिन वह चिल्लाना शुरू कर दिया, वह रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अभी उद्दीपक मिलेगा। तो पहले क्या कर रहा है, अनुक्रिया, और पहले से ही क्या है, सक्रिय है, तो उसी को हम क्रिया प्रसूत कहते हैं। अर्थात क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। अगला देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। दोस्तों सक्रिय अनुकूलन में भी देखिए पहले क्या आ रहा है, सक्रिय क्रिया, पहले क्रिया आई तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर सक्रिय रूप से कोई भी क्रिया कर रहा है और परिस्थितियां उसके क्या हैं, अनुकूल है, परिस्थितियां अगर उसके अनुकूल हैं तो उसको एक दिन उद्दीपक की प्राप्ति जरूर होती है। अगर आप सक्रिय क्रिया कर रहे हैं, अर्थात आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई सही से कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई सही से कर रहे हैं और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होगा तो एक दिन नौकरी आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर सक्रिय रूप से अगर कबूतर चोंच मारती रहेगी तो भले एक आध बार गलत चोंच मारेगी, करंट लगेगा, लेकिन अगर लगातार चोंच मारती रहे और परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाए तो हरे वाले पे चोंच जरूर मारेगी और उसे भोजन यानी उद्दीपक की प्राप्ति जरूर होगी। अर्थात स्किनर ने कहा अगर आप सक्रिय रूप से क्रिया कर रहे हैं और परिस्थितियां आपके अनुकूल है तो आपको उद्दीपक की प्राप्ति 100% होनी ही होनी है। अर्थात सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है सबलीकरण उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि सबलीकरण यानी रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। सबलीकरण का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना। जारी आप क्या रखेंगे, अनुक्रिया जारी रखेंगे, इसी को आप पुनर्बलन भी कहते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन भी होता है। तो सबलीकरण का मतलब जारी रखना और जारी आप क्या रखेंगे, अनुक्रिया। तो स्किनर के सिद्धांत में पहले क्या आया, अनुक्रिया आया, और अनुक्रिया आया तो उद्दीपक की प्राप्ति होगी ही होगी। अगर आप अनुक्रिया को जारी रखेंगे तो बताइए उद्दीपक की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई जारी रखेंगे तो एक न एक दिन आपको उद्दीपक की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। अगर आप मजदूरी, कोई मजदूर मजदूरी जारी रखेगा तो उसे उद्दीपक यानी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर चोंच मारना कबूतर शुरू रखेगा तो उसे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे बताया गया है कि जो आप सबलीकरण करेंगे, जो भी आप अनुक्रिया जारी रखेंगे, जो भी आप अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाएंगे, वो सक्रिय हो और आपके अनुकूल हो तो आपको उद्दीपक की प्राप्ति जरूर होगी। अर्थात सबलीकरण उद्दीपक का सिद्धांत भी किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला सिद्धांत देखिए, कार्यक्रमित अधिगम का सिद्धांत। बताइए इसमें भी शुरू में कार्य आया कि नहीं आया, आया। तो कार्य क्रिया से ही संबंधित है। अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कार्य यानी क्रिया यानी अनुक्रिया, अगर आप क्रम से, आप अनुक्रिया क्रम से करते हैं तो आप अधिगम सीख जाएंगे। आप अगर अनुक्रिया या क्रिया या कार्य अगर क्रम से करते हैं तो आप अधिगम सीख जाएंगे। जैसे हम बताते हैं कि आपको छोटे छोटे स्टेप में एक टाइम टेबल बना के क्या करना है, पढ़ना है। जब आप टाइम टेबल बनाए रहेंगे तो अपना कार्य क्रम से करेंगे। आप सीडीपी भी पढ़ेंगे, आप मैथ भी पढ़ेंगे, आप रीजनिंग भी पढ़ेंगे, आप ईवीएस भी पढ़ेंगे। आप हर एक विषय को क्रम से क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। और कोई भी कार्य दोस्तों अगर क्रम से किया जाएगा तो अधिगम या उद्दीपक की प्राप्ति जरूर से जरूर। तो कार्यक्रमित अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। दोस्तों आगे चलते हैं।
आगे देखिए, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। देखिए नैमित्तिक माने एक शब्द आ रहा है नैमित्त, और नैमित्त मतलब होता है स्वार्थ, या इसी को कहते हैं फायदा। और बताइए स्वार्थ या फायदा के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं अनुक्रिया या क्रिया करते हैं। आप अगर कोई भी चीज आप यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पीछे आपका कोई ना कोई क्या स्वार्थ है, इसलिए आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका उसके पीछे स्वार्थ है कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। और अगर आपका स्वार्थ और फायदा तो मान लीजिए है, आप अनुक्रिया कर रहे हैं और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होगी, तो आपको फिर वही बात है, उद्दीपक की प्राप्ति जरूर होगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर अनुक्रिया करेगा, परिस्थितियां उसके अनुकूल होंगी, तो उद्दीपक की प्राप्ति जरूर होगी। अर्थात नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत भी किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, उन सारे सिद्धांतों को मैंने एक साथ लिख दिया ताकि पीछे से पढ़ते आप आए, आगे भूल जाएं, ऐसा ना। ठीक है, तो फिर से एक बार सबको देख लीजिए। पहला हमने आपको बताया था अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, क्योंकि इनके सिद्धांत में पहले अनुक्रिया करना होता है तब उद्दीपक की प्राप्ति होती है। अब देखिए इनमें पहले अनुक्रिया आया, यहाँ पर भी क्रिया आया, तो क्रिया प्रसूत अगर नहीं याद हो रहा है तो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत वाला सिद्धांत, ठीक है, सक्रिय अनुकूलन वाला सिद्धांत, सबलीकरण वाला सिद्धांत, कार्यक्रमित वाला सिद्धांत, नैमित्तिक वाला सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। बस याद होने से मतलब है, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं अपनाना है। ठीक है, तो आपको बता दिया जाए कि अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया है, बीएफ स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर। सबलीकरण उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर। कार्यक्रमित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर। नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत भी किसने दिया है, स्किनर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि पुनर्बलन के कितने प्रकार स्किनर ने बताए। दोस्तों पुनर्बलन के 4 प्रकार बताए हैं किसने, स्किनर ने। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि पुनर्बलन क्या होता है। दोस्तों पुनर्बलन का मतलब होता है, पुनर्बलन का मतलब होता है पुनः बल प्रदान करना, पुनः बल प्रदान करना। यानी जब किसी बच्चे को आप पुनः बल प्रदान करते हैं तो उसके अनुक्रिया की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि, अनुक्रिया की संभावना में जब वृद्धि हो जाती है तो उसी को हम पुनर्बलन कहते हैं। कैसे वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को आपने खड़ा किया और बच्चे से कहा कि बेटा 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो बच्चा खड़ा हुआ और 2 का पहाड़ा सुनाना शुरू किया कि सर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते भूल गया, 2 सते 14 नहीं बोला, 2 छक 12 के बाद 2 अठे 16 बोल दिया, 2 नवा 18 बोल दिया और 2 दहा में 20 बोल दिया। तो आप 2 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि चलो बेटा तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश। तो ये शाबाश शब्द जो है उसके अनुक्रिया की संभावना, उसके पढ़ाई की संभावना, उसके पहाड़ा याद करने की संभावना को क्या करेगी, बूस्ट कर देगी, बढ़ा देगी। अर्थात बच्चा कल 3 का भी पहाड़ा आपके बिना कहे याद करके आएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपने कह दिया कि बेहुदा कहीं के 2 सते 14 कहाँ चला गया, इतनी मेहनत से मैं याद करवाया हूं, काहे नहीं याद है तुमको, तो आपने उसको दे दिया नकारात्मक पुनर्बलन, तो उसके अनुक्रिया की संभावना घट भी सकती है। तो यह दोस्तों था पुनर्बलन का अर्थ। अब पुनर्बलन के 4 प्रकार बताए हैं किसने, पुनर्बलन के 4 प्रकार आपके बताए हैं स्किनर ने। इन 4 प्रकार में सबसे पहले पुनर्बलन का नाम है, सबसे पहले पुनर्बलन का नाम है, सबसे पहले पुनर्बलन का नाम है सतत पुनर्बलन। कौन सा पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन। ऐसा पुनर्बलन जो लगातार दिया जाए। बच्चा डेली सही प्रश्न बता रहा है तो डेली उसको शाबाश कहना, सतत पुनर्बलन हो गया। दूसरा निश्चित अंतराल पुनर्बलन, यानी एक निश्चित अंतराल पर, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वह डेली सही सवाल का सही जवाब देता है, तो आप उसे किसी एक दिन, जैसे हफ्ते में एक दिन
उसे कहिए शाबाश, बहुत अच्छा। तो इसे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निश्चित अंतराल पर दिया गया पुनर्बलन। एक होता है निश्चित अनुपात पुनर्बलन। निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है कि संख्या पर आधारित होती है। जैसे आप कहे कि 10 में से 10 प्रश्न जो सही करेगा उसे हम पुनर्बलन यानी पुनर्बलन के रूप में टॉफी देंगे। तो ऐसे पुनर्बलन जो संख्या पर आधारित हो, अनुपात पर आधारित हो, उसे निश्चित अनुपात पुनर्बलन कहते हैं। और अगला है परिवर्तनशील पुनर्बलन, यानी ऐसा पुनर्बलन जिसका देने का कोई समय ना हो, कभी भी हम बच्चे को जो है ऐसा पुनर्बलन दे सकते हैं। इसे आप परिवर्तन पुनर्बलन कहते हैं। अर्थात इनके पहले पुनर्बलन का नाम है सतत पुनर्बलन, दूसरे का नाम है निश्चित अंतराल पुनर्बलन, तीसरे का नाम है निश्चित अनुपात पुनर्बलन और चौथे का नाम है परिवर्तनशील पुनर्बलन। अब यहीं पे हम एक चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें सतत पुनर्बलन की, किस पुनर्बलन की, सतत पुनर्बलन, और बात करें हम आंशिक पुनर्बलन की, आंशिक पुनर्बलन, और पूछ लें कि इन दोनों में बेस्ट पुनर्बलन, अच्छा पुनर्बलन कौन है, तो आप कौन सा बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, सतत पुनर्बलन का मतलब ऐसा पुनर्बलन जो लगातार दिया जाए, ठीक। और आंशिक पुनर्बलन का मतलब है जो कभी कभी या बीच बीच में दिया जाए, उसे हम आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सतत पुनर्बलन अच्छा पुनर्बलन नहीं होता है। हमें ज्यादातर कैसा पुनर्बलन देना चाहिए, आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए। आंशिक पुनर्बलन ही कैसा पुनर्बलन होता है, बेस्ट होता है। यानी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन अच्छा होता है, क्योंकि वह कभी कभी दिया जाता है। और सतत पुनर्बलन अगर लगातार बच्चे को टॉफी देने लगेंगे तो वह टॉफी के लिए ही पढ़ने लगेगा, और लगातार आप पैसा देने लगेंगे तो पैसा के लिए ही पढ़ने लगेगा। लगातार आप पेंसिल और कॉपी देने लगेंगे तो बच्चा पेंसिल और कॉपी के चक्कर में ही पढ़ने लगेगा। तो जिस दिन नहीं पाएगा उस दिन उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, स्किनर ने एक विधि दिया है जिसे शेपिंग प्रविधि कहते हैं। इस शेपिंग टेक्निक्स कहा जाता है, या मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के जनक जो हैं वह कौन है, स्किनर है। देखिए, सबसे पहले इसी को हम हिंदी में क्रमिक सन्निकटन प्रविधि या विधि भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि ये क्रमिक सन्निकटन विधि क्या है। ध्यान से सुनेंगे, एकदम अच्छे से सुनेंगे। देखिए, क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, सन्निकटन का मतलब होता है निकट। तो किसके निकट, लक्ष्य के निकट या उद्दीपक के निकट। यानी कि क्रम से हम धीरे धीरे पुनर्बलन के द्वारा उद्दीपक के कहाँ पे जाते हैं, निकट जाते हैं। जैसे हमने बताया कि आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, आप ईवीएस पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, और आप संस्कृत या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो बताइए क्या एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ लेते हैं? नहीं, आप इसे छोटे छोटे स्टेप में, कभी मैथ का एक चैप्टर पढ़ लिए तो कभी सीडीपी का एक चैप्टर पढ़ लिए, तो कभी ईवीएस का एक चैप्टर पढ़ लिए, तो कभी हिंदी का एक चैप्टर पढ़ लिए, फिर कभी इंग्लिश का, फिर कभी जो है मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ लिए, जो है सीडीपी का दूसरा। यानी क्रम से और धीरे धीरे, क्रम से धीरे धीरे आप लक्ष्य की निकट की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और ऐसे ही बढ़ने पर सफलता मिलती है, ऐसा स्किनर ने अपने शेपिंग प्रविधि या क्रमिक सन्निकटन विधि में बताया। उन्होंने कहा अगर आप वैकेंसी आने पे इकट्ठा सारे विषय पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलने की टेंडेंसी या चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप एक ही घंटा पढ़िए, लेकिन क्रम से धीरे धीरे लगातार अपने लक्ष्य या उद्दीपक के निकट पहुंचिए। आप 100% पहुंचेंगे, और उद्दीपक के ही निकट नहीं, यूपी टेट, सी टेट, केबीएस ही नहीं, आप जो है नौकरी वाली परीक्षा भी क्या करेंगे, पास कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए,
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। दोस्तों ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं एक रेखा खींच दिया, एक क्या खींच दिया, रेखा खींच दिया। रेखा खींचने के बाद इसको हम क्रमित यानी क्रम से कर दे रहे हैं। ये रेखा को हम एक क्रम से कर दे रहे हैं, यानी बीच बीच में से रेखा को हमने क्या किया, मिटा दिया। अब यह क्रम बन गया 1 2 3 4 5 6। ठीक, रेखीय मतलब रेखा और अभिक्रमित मतलब क्रम से, और अनुदेशन का मतलब सही इंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से देखिए, एक चैप्टर होता है आपके एग्जाम में पाचन तंत्र। ठीक है, एक चैप्टर होता है पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन तंत्र को अगर हम रेखीय क्रम से छोटे छोटे स्टेप में अगर पढ़ें, छोटे छोटे स्टेप में या छोटे छोटे भागों में करके पढ़ें, तब ज्यादा बढ़िया रहेगा, या शुरू हुआ और अंत हो जाए, ना कोई हेडिंग ना कोई पैराग्राफ छोड़ा गया है, तब सही होगा। आप अपने से बताइए, जैसे पाचन तंत्र आप शुरू करते हैं तो पहली हेडिंग आप पढ़ते हैं मुंह, दूसरी हेडिंग आप पढ़ते हैं ग्रास नली, तीसरी हेडिंग आप पढ़ते हैं आमाशय। ठीक, उसके बाद चौथी हेडिंग आप पढ़ते हैं यकृत, यकृत में भोजन नहीं जाता है लेकिन पढ़ते हैं। पांचवा आप पढ़ते हैं अग्नाशय, अग्नाशय के बाद आप पढ़ते हैं छोटी आंत, छोटी आंत के बाद पढ़ते हैं बड़ी आंत। बताइए, एक चैप्टर को, एक पाठ को आपने कैसे पढ़ा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी रेखीय क्रम में इंस्ट्रक्शन के द्वारा पढ़ा। आराम से आपने मुख को क्लियर कर लिया, फिर ग्रास नली को, आमाशय को, यकृत को, अग्नाशय को, छोटी आंत को क्लियर करते हुए आप ऐसा पाठ को अंत कर देते हैं कि आप खुद नहीं जान पाते, करे पूरा पठवे खत्म हो गया। लेकिन तब क्या हो, जब आप एनसीईआरटी की पुरानी किताबों की तरह शुरू करेंगे मुंह से, और एकदम लगातार लिखा रहेगा, कोई हेडिंग नहीं डाला रहेगा कि मुख के बाद ग्रास नली, उसी में सब कहीं ग्रास नली के बारे में, कहीं आमाशय के बारे में, कहीं अग्नाशय के बारे में, सारा करते करते 4 पेज बाद आप देखेंगे पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप ना तो मुख को क्लियर पढ़ पाएंगे, ना तो ग्रास नली को, ना तो आमाशय को, ना तो यकृत को, ना तो अग्नाशय को, किसी को क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे। अर्थात उसे आप कह नहीं सकते कि यह क्रम से छोटे छोटे भागों में पढ़ा गया। तो किसी भी चीज को छोटे छोटे स्टेप या छोटे छोटे भागों में करने को ही रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। जैसे आपको एक बिजनेस करना है, आपको एक स्कूल खोलना है, तो आप छोटे छोटे स्टेप में करेंगे तो खोल लेंगे। कैसे कर सकते हैं, आप पहले मान्यता ले लीजिए, उसके बाद जब आपके पास पैसा हो कमरे बनवा लीजिए, कमरे बनवाने के बाद आपके पास पैसा हो बस ले लीजिए, बस लेने के बाद आपके पास पैसा हो तो बोर्ड ले लीजिए, और ऐसे एक एक काम छोटे छोटे स्टेप में करके आप देखेंगे कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस यानी स्कूल खोल दिया है। तो स्किनर ने ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में यही बताया कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे क्रम में करना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप में, छोटे छोटे भागों में करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्किनर की परिभाषा। दोस्तों स्किनर की परिभाषा, एकदम हम अंत में चल रहे हैं। स्किनर की परिभाषा याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू में एक ट्रिक बता दिया है कि स्किनर में आपको या तो क्रिया दिखाई देगा, ठीक, या क्रिया या अनुक्रिया, दूसरा आपको दिखाई देगा सक्रिय, और तीसरा आपको दिखाई देगा पुनर्बलन, क्योंकि पुनर्बलन पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। ये 3 शब्द अगर कहीं दिख रहे हैं तो उसकी परिभाषा आप लगा देंगे कि ये तीनों शब्द जो है संबंधित हैं स्किनर से। रट्टा नहीं मारना है कि आप परिभाषाएं रट रहे हैं, दिन रात परिभाषाएं नहीं याद कर पाए। अरे भैया आपको मैं बता दूंगा कि अगर थांडाइक है तो उद्दीपक या गलती करने की बात होगी जिस भी जगह, वो थांडाइक टिक कर देना है। ऐसे ही आप अगर कहीं पे सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी तो आप वाइगोस्की टिक कर देंगे। ऐसे ही कहीं पे क्रिया, सक्रिय और पुनर्बलन आए तो आप जो है एक आध बार उस परिभाषा को पढ़े रहेंगे तो सही स्किनर टिक के करके ही आएंगे। देखिए कोई भी अनुक्रिया आया ना, कोई भी अनुक्रिया दोबारा तभी होगी जब पिछली बार उस अनुक्रिया का परिणाम यानी रिजल्ट कैसा रहा हो, सुखद रहा हो। बताइए अगर आप एक बार पास हो जाते हैं यानी पिछली बार की अनुक्रिया सुखद रहती है,
तो आपके पास पैसा नहीं भी रहता है, कहीं से पैसा उधार लेके फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते हैं? भरते हैं। लेकिन जब आप फेल हो जाते हैं तो तमाम प्रकार के बहाना बनाते हैं कि अब की फर्मवा नहीं भरी का, भरी कि नहीं भरी, क्या है, कैसे है, सारी चीजें आप सोचने लगते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि कोई भी अनुक्रिया दोबारा तभी होगी जब पिछली बार की अनुक्रिया का परिणाम क्या रहा हो? सुखद रहा हो। जैसे आप यूपी टेट या सीटेट दे रहे हैं, अगर एक बार आपने पाया है 58 नंबर, तो अगली बार अगर 70 नंबर पाएंगे तो यह परिणाम सुखद है, पॉजिटिव है। अगली बार आप देखेंगे 90 हो जाएगा और अगली बार आप देखेंगे 110 हो जाएगा। और यही सिस्टम ही है। पढ़ाई जो है सतत रूप से धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार किसी भी अधिगमी को जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता है। ऐसा स्किनर ने भी कहा है, इन्होंने भी कहा है, लेकिन इनके में वही 3 शब्द में से कोई शब्द मिलेगा। वह तभी सीखता है जब वह सक्रिय, बताइए शब्द मिला कि नहीं? वह तभी सीखता है जब वह क्या हो? सक्रिय हो। और सक्रिय तब रहता है जब उसका कोई उसके पीछे क्या हो? निमित्त या फायदा हो। आप सक्रिय क्यों हैं? क्योंकि आपका वहां पे कुछ न कुछ स्वार्थ है कि मुझे यह एग्जाम पास करना है और पास करके नौकरी लेना है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि किसी भी अधिगमी को, किसी भी पढ़ने वाले को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता है, जब तक वह क्या ना हो, खुद से एक्टिव ना हो, खुद से मोटिवेट ना हो, खुद से रुचि ना ले रहा हो। और रुचि तभी लेगा, सक्रिय तभी रहेगा जब उसके पीछे कुछ न कुछ क्या होगा दोस्तों? निमित्त उसका होगा। ठीक है। अब देखिए, बीएफ स्किनर की प्रसिद्ध पुस्तकें 2 ठो हैं और आपको बता दें कि प्रसिद्ध पुस्तकें ज्यादातर आपके सुपर टेट में ही पूछी जाती हैं। तो ये तो वीडियो सबके लिए है, सभी शिक्षक भर्ती के लिए है, लेकिन जो सुपर टेट होता है उसमें एक किताब जरूर पूछी जाती है। इसमें स्किनर का पहला किताब है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर है। एंड बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक के लेखक भी कौन है दोस्तों? एंड बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक के लेखक भी कौन है? स्किनर है। अगर आप यह वीडियो देख लिए हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ अध्यायवार किताब से आप जाइए और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बार बार इनका वीडियो, उनका वीडियो, इनका वीडियो, उनका वीडियो करके टाइम बेकार मत करिए। उतना चीज दूसरे विषय में दीजिए और सारे विषय को आप बराबर लेकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आखिरी तक हैं तो दिल से धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।